जरा सोचिए, क्या एक पूरा देश, उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारे सिद्धांत, सब कुछ सिर्फ एक वाक्य में समा सकता है? सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, पर भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ठीक यही करती है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा का घोषणा पत्र है। तो चलिए आज इस एक वाक्य के पीछे छिपी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बस यहीं से, इन 3 शब्दों से सब कुछ शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा है कि इस देश की असली ताकत कौन है और कहां से आती है। देखिए, प्रस्तावना को ना अक्सर संविधान का सार या उसकी चाबी भी कहा जाता है। ये महज एक फॉर्मल भूमिका नहीं है, बल्कि ये एक मिशन स्टेटमेंट है। एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट जो साफ साफ बताता है कि भारत एक देश के तौर पर क्या हासिल करना चाहता है और वो कौन से मूल्य हैं जिन पर वो हमेशा चलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे संविधान को अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी मिलती कहां से है? क्या किसी राजा से या किसी बाहरी ताकत से? नहीं, प्रस्तावना इसका जवाब बिल्कुल पहली ही लाइन में दे देती है। इस लाइन का मतलब बहुत ही गहरा है। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत है, यानी यहां पर सबसे बड़ी शक्ति जनता है, हम और आप हैं। ये संविधान हम पर किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि इसे भारत के लोगों ने खुद बनाया है और खुद को ही सौंपा है। सोचिए, उस वक्त के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार था। तो ये तो साफ हो गया कि शक्ति जनता से आती है। इसके बाद प्रस्तावना आगे बढ़कर भारत के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को डिफाइन करती है। कुछ खास शब्द हैं जो मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि भारत असल में किस तरह का देश होगा। पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। चाहे हमारे अंदरूनी मामले हों या बाहरी, हम पर किसी और देश का कोई दबाव या कोई कंट्रोल नहीं होगा। हम अपने मालिक खुद हैं। फिर आता है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। ये वो सिस्टम है जिसमें सरकार चलाने वाले लोग जनता के बीच से ही चुने जाते हैं, और सिर्फ चुने ही नहीं जाते, वो जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। मतलब शासन का असली अधिकार लोगों के हाथ में ही होता है। और तीसरा गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया होगा, यानी हमारे प्रेसिडेंट, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। नहीं, वो भी एक तय समय के लिए चुनावा प्रतिनिधि होगा। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। साल 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया, और इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना के मूल शब्दों में कुछ बहुत अहम शब्द जोड़े गए। तो ये बदलाव था क्या? देखिए, जो ओरिजिनल लाइन थी, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बीच में 2 नए शब्द डाले गए। वो शब्द थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इन 2 शब्दों ने भारत के विजन को और भी ज्यादा साफ कर दिया। ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसका मकसद था सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देना। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां इनकम, मौके और रहन-सहन के स्तर पर जो असमानताएं हैं, जो गैप्स हैं, उन्हें कम करने की लगातार कोशिश की जाए। और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। अब भारत के संदर्भ में इसका मतलब बड़ा साफ है कि देश का, यानी स्टेट का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी होगी। तो देश का कैरेक्टर तय करने के बाद प्रस्तावना अपना फोकस हर एक नागरिक पर ले आती है। ये उनसे 4 बहुत बड़े और मजबूत वादे करती है। ये 4 गारंटियां हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ जिन पर एक आदर्श समाज की नींव रखी गई है। ये हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। चलिए फटाफट समझते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है। पहला वादा है न्याय का, पर यह सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीरी गरीबी के आधार पर किसी को मौके मिलने से ना रोका जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले। इसी तरह स्वतंत्रता का वादा भी बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, बल्कि ये सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी विचार को मानने की, किसी भी धर्म को अपनाने की और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है। और आखिर में आता है चौथा स्तंभ, बंधुता, यानी फ्रेटर्निटी।
इसका लक्ष्य है हम सब में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, एक ऐसी भावना जो हर एक इंसान की डिग्निटी, उसके सम्मान को सुनिश्चित करे और साथ ही देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए। और हाँ, यहाँ जो अखंडता शब्द है, ये भी 1976 में ही जोड़ा गया था। अब हम प्रस्तावना के बिल्कुल आखिर में आते हैं। ये वो हिस्सा है जो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी मेहनत पर एक पक्की मोहर लगाता है। ये वो पल है जब ये दस्तावेज एक हकीकत बना। एक तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई, 26 नवंबर 1949। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने इस महान संविधान को पारित किया, इसे अपनाया। और फिर इन शक्तिशाली शब्दों के साथ ये घोषणा की गई कि हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, इसे लागू करते हैं और इसे खुद को ही सौंपते हैं। ये आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है? तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रस्तावना एक वादा है जो एक पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद से किया था। अब सवाल यह है कि इस वादे को जिंदा रखने और इसे निभाने की जिम्मेदारी आज के दौर में हमारी पीढ़ी कैसे पूरी करती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है।